पाकिस्तान से एक मैसेज भी आया था, टाइगर हिल विल बी द मदर ऑफ ऑल बैटल। What you heard right behind you were the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill. मैं नहीं मालूम था कि वहाँ की स्थिति क्या है। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो उनका स्नाइपर राइफल से आई लॉस्ट मैनी बॉयज। फर्स्ट रिएक्शन कैसा था जब वो कॉल आया या आप लोगों को इन्फॉर्म करा गया? गन्स की फायरिंग हो रही है। एक तरफ लाहौर में जो वाजपेयी जी थे वो शांति वार्ता कर रहे थे और आप विश्वास नहीं करेंगे, तोलोलिंग की लड़ाई में मुझे 24 दिन लगे। सबसे पहली जो विजय है वो तोलोलिंग में हासिल की। मीडिया कवरेज होता है, इसके कॉन्स रहते हैं ज्यादा या प्रोज ज्यादा है? जो उस समय के नवाज शरीफ वो भाग के बिल क्लिंटन उनकी गोद में जाके बैठे। पाकिस्तान को पूरा आइसोलेट कर दिया इंटरनेशनल पावर्स ने। श्रीलंका और इंडिया के बीच में अकॉर्ड हुआ था और बाद में वही लिटे हमारे अगेंस्ट हो गए और इसमें हमको तकरीबन 1100 जो हमारे सैनिक हैं हमको इस लड़ाई में खोने पड़े। वो तो साइनाइड कॉप्सेल अपने गले में रखते थे जब भी हम उनको घेरते थे, सरेंडर नहीं करते थे। इट वाज ए बैटल टॉर्न कंट्री। उनके साथ नेगोशिएशंस करके वहाँ पे मैंने बहुत सारे स्कूल भी खोले, रिफ्यूजीज कैंप भी खोले, बच्चों के लिए ऑर्फनेजेस भी खोले। एनजीओज डर के मारे नहीं आते थे क्योंकि रेबल्स था। I was astonished to see डिफेंस ने एक वो पूरा ना अलग इकोसिस्टम बना के रखा है एंड आई मेट अ लॉट ऑफ वीर नारीज आल्सो। लेकिन सर क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना सपोर्ट है? मैंने घर घर में अपनी टीमें भेज के उनसे दिल्ली में इंदिरा आवास योजना का चल रहा था उस टाइम करके, उस योजना के लिए फॉर्म भरवाए। प्रधानमंत्री जी कारगिल के टाइम कारगिल में आए, वो हिमाचल के प्रभारी थे, मुख्यमंत्री हमारे धूमल जी थे, उनको लेके भी आए कि हिमाचल प्रदेश में छोड़कर कहीं पे भी फैक्टर 1 नहीं दिया गया, सब जगह फैक्टर 2 रूरल एरिया में दिया गया। यू ऑल्सो ट्राइड योर लक इन पॉलिटिक्स, आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करा। तो सर अभी जब मंडी से सीट मिली वो कंगना रनौत जी को मिली, तो सर उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? टनल्स बन रही हैं तो देश के लिए अच्छा ही है, पर सर इसके रेपरकशंस जो हैं, जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं एनवायरनमेंट पे, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? मतलब आप एक्सट्रीम नहीं कर सकते। वो जो फ्रेजाइल हिमालय है हमारा, बच्चों के जो एनसीसी है उसको बढ़ाइए, आप गर्ल्स को एनसीसी में डाल दीजिए, क्योंकि आज देखिए मोलेस्टेशन के केस, रेप के केस। लेकिन मेरे से कोर्ट से भी आग्रह है कि इन चीजों को जल्दी करो। अब 2015 से 17 से मेरे ख्याल हम कोर्ट में 7 साल अभी एक भी पेशी नहीं लगी। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू TNT शो पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। He is the man who fought the Kargil war without any weapon. When the Pakistani forces infiltrated the areas of Kargil, Dras and Batalik, he was the commanding officer of 18 Grenadiers. He played a major role in liberating Tololing and the Tiger Hill. और इनकी इस वीरता के लिए इनको युद्ध सेवा मेडल से भी नवाजा गया। इनके यूनिट को रिकॉर्ड 52 वीरता पुरस्कार मिले हैं। इसके अलावा he has played a major role in various United Nations peacekeeping missions. So let's hear it from the legend himself. जय हिंद। Sir, welcome to the TNT show. थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने बचपन के बारे में बताएं सर। How was your childhood? बचपन यही गांव मेरा था, छोटा सा गांव, ग्रामीण पृष्ठभूमि से रहा हूँ। छोटी मोटी खेतीबाड़ी करते थे, पिताजी पटवारी थे और प्राइमरी स्कूल मंडी जिला के ये जो नगवाई गांव है इसी में प्राइमरी पास की 5th तक, और हाई स्कूल पनारसा, गवर्नमेंट हाई स्कूल पनारसा जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, पैदल जाते थे। और उसके बाद जो मैंने ग्रेजुएशन की वो मैंने इवनिंग कॉलेज मंडी से की, और 1 साल जो उस टाइम प्री यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसे प्रेप कहा करते थे, तो 1 साल मैंने कुल्लू कॉलेज में भी लगाए थे। ओके सर। और बहुत जल्दी मुझे नौकरी मिल गई थी 18 साल की उम्र में एज ए पटवारी, और इसलिए मैंने जो है पढ़ाई है अपनी जारी रखी। सर और जो नौकरी थी आपकी वो टेस्ट वो कोई कमीशन वाला था या फिर वो डिग्री? नहीं, वो पटवारी ट्रेनिंग जो रेवेन्यू के पटवारी, सर्कल पटवारी होते हैं, कानून को होते हैं, उसके बाद तहसीलदार बनते हैं। तो अच्छी पोस्टिंग थी वो उस ज़माने में, और अच्छी पे भी थी उस हिसाब से, और पटवारी का तो एक बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा थी कि मैं ग्रेजुएशन करूं। अच्छा। तो इवनिंग कॉलेज मंडी में ये मौका भी मिला, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की, और उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एग्ज़ाम दिया मैंने, और 1975 में मेरी सिलेक्शन इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए हुई, और वहाँ पर 1.5 साल ट्रेनिंग की, और 15 दिसंबर 1976 को मैं कमीशन हुआ इन्फेंट्री में, 18 ग्रेनेडियर्स में। ओके। तो मैं इन्फेंटेरियन हूँ,
और यही एक बचपन रहा। और आप जैसे पटवारी लाइक यू वर सेलेक्टेड, जी जी। सो सर आपने ये जॉब छोड़ने का आपकी इंस्पिरेशन क्या थी सर? क्योंकि अगर आप पटवारी रहते तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में आप ऑब्वियसली एक ऊंचे पद तक जाते, राइट? तो ये इंस्पिरेशन क्या थी कि आप ये आर्मी में गए फिर? नहीं, इसकी इंस्पिरेशन तो जैसे आप जानते हैं हिमाचल जो है वीर भूमि शुरू से रही है और हर जी, घर से बिल्कुल। फौज में कोई ना कोई एक आदमी है। तो बचपन से मेरे मामा जी फौज में थे, हमने उनको देखा, वर्दी में देखा। और मैं हाई स्कूल में भी मैंने एनसीसी रखी थी और एक वर्दी के प्रति एक लगाव था। तो मैंने इवनिंग कॉलेज में, जबकि वहाँ एनसीसी नहीं होती है, पर फिर भी मैंने एनसीसी वहाँ पे रखी, इवनिंग कॉलेज में भी रखी। तो इस तरह का एक था कि एक जो इज़्ज़त फ़ौज के प्रति पूरे देशवासियों की तो है ही है, लेकिन हिमाचलियों की भी एक जो अलग से एक उनके प्रति एक रिस्पेक्ट था, एक रिगार्ड था, वो भी एक कारण था। और जब हम फौजियों को देखते थे, जो एनसीसी के हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते थे, उनकी यूनिफॉर्म को देखते थे, उनके चाल ढाल देखते थे, उनका बोलने का लहजा देखते थे, तो लगता था कि यार ये एक अच्छा विकल्प है, जब मैं भी फौज में जाना चाहूँगा, वर्दी पहनना चाहूँगा। मतलब आपके पिताजी या दादाजी फैमिली में मामा जी के अलावा ये नहीं था कि नहीं और कोई नहीं थे, सिर्फ मेरे मामा जी फौज में थे और वो मिलते रहते थे, हम उनको वर्दी में देखते थे तो अच्छा लगता था। बिल्कुल सर, शायद ये डेस्टिनी थी या फिर जी बिल्कुल। पता था वो कि शायद कुछ हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आगे। डेस्टिनी तो बहुत महत्वपूर्ण है लाइफ में, डेस्टिनी हाँ जी, तो एक हाँ बहुत जी बड़ा सर। रोल है। हाँ जी। तो सर जब ये आपको खबर आई, लाइक कॉल आया होगा कि ऐसा कुछ इंसर्जेंसी है कारगिल में, या फिर जो भी मैसेज था कि कुछ गड़बड़ है या कुछ तो है, वो फर्स्ट रिएक्शन कैसा था जब वो कॉल आया या आप लोगों को इन्फॉर्म करा गया? आप जाहिर है कारगिल युद्ध के बारे में पूछ रहे हैं। डेफिनेटली और सर। कारगिल युद्ध में जैसे कि आप जानते हैं कि जो वहाँ की लड़ाई हुई थी और जो महत्वपूर्ण दो चोटियाँ थी, तोलोलिंग और टाइगर हिल, जिसमें राइट सर। मेरी यूनिट को और मुझे सौभाग्य मिला था वहाँ लड़ने का। उससे पहले मैं कश्मीर में था और 2 साल से कश्मीर में था। और जब ये घटना हुई वहाँ पे, ये बात है मई 1999 की, और मुझे ठीक तरह से याद है 15 मई 1999 की बात थी। हम कश्मीर में जो आतंकवादियों के विरुद्ध जो है एक अभियान हमने कर रखा था, एक ऑपरेशन गंदरबल के इलाके में हमारी यूनिट कर रही थी। तो मेरे सेकंड इन कमांड थे कर्नल आर विश्वनाथन। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया क्योंकि मैं छुट्टी पे था दिल्ली में, क्योंकि मेरा परिवार दिल्ली में रह रहा था, मैं कश्मीर में तैनात था और मैं द्रास या कारगिल में नहीं था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि मैसेज आया है ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तरफ से कि 18 मई तक 1999 तक हमको द्रास पहुंचना है। तो उस समय रेडियो पे भी हम सुन रहे थे कि कुछ एक आतंकवादी या मुजाहिदीन जो है वो द्रास के इलाके में, कारगिल के इलाके में, बटाली के इलाके में घुस गए। लेकिन शुरू की खबरें तो यही कह रही थी कि ये मुजाहिदीन हैं और ये रेगुलर्स नहीं हैं और कुछ एक आतंकवादी घुस गए हैं। तो मैं तो दिल्ली में था, जैसे उन्होंने फ़ोन पे मुझे बताया तो मैंने अगले दिन वहाँ से बस पकड़ी, चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ से हमारा फ़ौज का जहाज़ चलता है बाई एयर, मैं कश्मीर में पहुँचा। और हालांकि यूनिट मानस बल थी, तो मानस बल से जो मेरे सेकंड इन कमांड थे कर्नल विश्वनाथन, वो यूनिट लेके जो है द्रास में एक जगह है मुगलपुरा, वहाँ 16 और 17 को वहाँ पहुँच गए थे, 17 मई को। और मैं 17 मई को जो है दिल्ली से चल के जो है वहाँ मुगलपुरा में सीधा मैं अपनी यूनिट लोकेशन में नहीं गया और वहाँ पे चला गया। और अभी तक हमें नहीं मालूम था कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो जब वहाँ पहुँचे, देखा हमने हेलीकॉप्टर से रिकॉनेसेंस चल रही है, गन्स की फायरिंग हो रही है, सिविलियन की जो गाड़ी कारगिल और द्रास और श्रीनगर से जो आती है, लेह की तरफ जाती है, उनके ऊपर फायरिंग हो रही है और गाड़ियाँ आगे नहीं जा रही हैं और बहुत सारा नुकसान हो रहा है और बहुत क्याओस था और समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा 18 को, 19 को मुझे द्रास में जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, वहाँ पर जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर होता है यूनिट के ऊपर, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ऐसा लगता है कि कुछ एक मुजाहिदीन जो हैं तोलोलिंग के ऊपर आ गए हैं। अच्छा। और तो मैंने उनके बारे में संख्या पूछी कितने हैं, तो मुझे बताया गया कि 5 से 6 मुजाहिदीन हैं, मिलिटेंट्स हैं। तो ये हमें आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था कॉम्बैट का, राइट? नहीं, कॉम्बैट तो उससे पहले मैं श्रीलंका में कॉम्बैट किया था, काउंटर इंसर्जेंसी कश्मीर में भी तो मैं कॉम्बैट ही कर रहा था, वहाँ तो रोज़ाना युद्ध हो रहे थे। लेकिन इस तरह युद्ध का जो ये था, ये पहली मर्तबा था जहाँ ये एक्चुअल जिसको हम बोलेंगे वॉर,
तो वॉर का ये पहला वो होता है कि उससे पहले जो वॉर है वो 1971 में हुई है, और उसके बाद तो काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के जो एक्शंस हैं, वो ऑपरेशंस हैं, वो चले हुए। तो वहाँ पहुँचने पे जब उन्होंने बताया कि ये है, तो सबसे पहले मुझे टास्क यही दिया गया कि तोलोलिंग के ऊपर आपने जल्दी से जल्दी जो है उसके ऊपर कब्जा आपने जो है वो करना है। तो सर उसके बाद जब वहाँ पे आप पहुँचे, आपने देखा इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, इतनी मतलब स्थिति काफ़ी ख़राब थी, तो सर उसके बाद जो आपका एक्शन था, लाइक वो किस तरह से डिसाइड हुआ एंड व्हाट वाज द प्लान ऑफ हाँ, नहीं एक्शन? बिल्कुल, ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ थी, और हालात ये थी कि मैंने बताया कि दुश्मन का कोई पता नहीं था, और ये जो इंट्रूजन थी जो दुश्मन ने की थी 130 किलोमीटर जो वर्ग एरिया है किलोमीटर, उसके ऊपर की थी, चाहे वो मशकों का इलाका है, कारगिल का है, द्रास का है, बटाली के इलाके में, क्योंकि जिन विंटर वेकेटेड पोस्ट को हम खाली कर दिया करते थे, उन्होंने धोखे से आके उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर दिया। और देखिए, एक तरफ लाहौर में जो वाजपेयी जी थे वो शांति वार्ता कर रहे थे फरवरी में, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ और परवेज जो उनके चीफ थे आर्मी के, और वो हमारे अतिक्रमण कर रहे थे हमारी ज़मीनों के ऊपर। तो शुरू में यही सबको लगा कि ये मुजाहिदीन से, हमें भी लगा कश्मीर में, हमारा तो रोज़ मिलिटेंट से ऑपरेशन, हमने कहा 5 या 6 तो कुछ भी मुजाहिदीन नहीं होते हैं। और मैंने बताया ना उस टाइम आर्टिलरी थी, ना हमारे पास स्नो क्लोथिंग थी, ना हमारे पास स्नो बूट्स थे, ना हमारे पास आर्टिलरी थी, क्योंकि सब जगह से जो है ना एक इमरजेंसी में जो है यूनिट्स को वहाँ लाया गया, और हमारे पास कुछ नहीं था। और फिर मैंने यही कहा कि भाई हमें, क्योंकि जो वहाँ की हाइट है, जब भी आप 9000 फीट के ऊपर जब भी कोई आप ऑपरेशन करो या वहाँ पे रहना शुरू करो, तो एक्लेमेटाइजेशन की जाती है 8 या 9 दिन की। उसके लिए भी टाइम नहीं था, क्योंकि ट्रुप्स टाइम लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ पे भारी कमी होती है, तो वो उसके लिए भी समय नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं 5-6 लोग हैं। हमने कहा कोई नक्शा वक्शा, कहता कोई नक्शा नहीं, सामने से दिख जाता है। क्योंकि जो तोलोलिंग की जो चोटी थी, वो सबसे पहले पाकिस्तान के लिए जो प्राइमरी एम था वो यही था कि द्रास जो ऐसी जगह है, हालांकि लड़ाई कारगिल के बटालियक वाले क्षेत्र में भी हुई, मशकों में भी हुई, लेकिन जो नेशनल हाईवे था आपका श्रीनगर से द्रास होके, जोजिला पास होके जो आपका लेह की तरफ जाता था, उसको सिर्फ तोलोलिंग और टाइगर हिल 0.487 ये सारे जो है वहाँ द्रास के फीचर्स हैं, और उनका मेन एम यही था कि जो रोड ये जा रहा है उसको बाधित किया जाए, जिससे कि आपका सियाचिन और जो लद्दाख है उसको अलग थलग किया जाए, और जो कश्मीर का इशू है उसको इंटरनेशनलाइज किया जाए, ये एम था। और शुरू में जैसे मैंने कहा बौखलाहट थी, किसी को कुछ नहीं मालूम था क्या हो रहा था, सबको यही लग रहा था कि ठीक है 5-6 मुजाहिदीन हैं, उनको खदेड़ देंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, तोलोलिंग की लड़ाई में मुझे 24 दिन लगे। 22 मई को मैंने ऑपरेशन शुरू किया, डे एंड नाइट ये ऑपरेशंस रहा, और इस ऑपरेशंस को हमने 12 और 13 जून 1999 को सबसे पहली जो विजय है वो तोलोलिंग में हासिल की। और सबसे पहले ये एक बहुत साइकोलॉजिकल और एक स्ट्रेटेजिकल विक्ट्री जो थी इंडियन आर्मी की थी, क्योंकि ये सबसे पहली विक्ट्री जो थी पूरे लड़ाई में तोलोलिंग की थी। लेकिन सबसे मुश्किल लड़ाई थी, जबकि दुश्मन का पता नहीं, आर्टिलरी आपके पास नहीं, बफर्स जो गन्स थी वो बहुत बाद में आई। टाइगर हिल में जब मैंने ऑपरेशन किया तो मेरे पास बफर्स भी आ गई, मेरे पास एक्स्ट्रा ट्रूप्स भी आ गए, मेरे पास एक्स्ट्रा आर्टिलरी भी आ गई। लेकिन तोलोलिंग की लड़ाई में इतनी मुश्किल थी रात दिन। और एक आप देखिए हाई एल्टीट्यूड है, 9 से तकरीबन 8000 फीट से 9000 फीट की हाइट है, और वहाँ पे -40 से -50 डिग्री जो है तापमान वहाँ पे है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। एक जवान जब चलता है 25 किलो उसके पीठ में बोझ होता है, उसके सारे फायर आपके ऊपर आते हैं, चाहे वो स्नाइपर हो, चाहे ऑटोमेटिक फायर हो, चाहे दूसरा है। और इतना भयानक फायर था कि हमारे तोलोलिंग पे उन्होंने स्टिंगर मिसाइल से एक मी-17 हेलीकॉप्टर को भी गिरा दिया। तो मुझे 24 दिन लगा, और मेरी कैजुअलिटीज़ डे बाय डे जो है वहाँ पे बढ़ती गई, ये जो 24 दिन की जो लड़ाई गई। और जिसमें जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट कर्नल आर विश्वनाथन थे, सेकंड इन कमांड, जो मेरे 2IC थे, उनको हमको खोना पड़ा। मेजर राजेश अधिकारी जो मेरे कंपनी कमांडर थे, उनको खोना पड़ा। 2 JCOs और 21 जवान जो है वो इसमें शहीद हुए। और इसी तरह जो 2 राजरीफ थी, जब आखिरी हमले में जो उन्होंने जो हमारा बर्बाद बंकर था तोलोलिंग के ऊपर हमला किया, उनके 10 जवान शहीद हुए। तो सिर्फ तोलोलिंग के लिए आप देखिए कितने बड़ा बलिदान जो है 18 कैनेडियंस को और 2 राजरीफ के लिए करना पड़ा। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि ये मुजाहिदीन नहीं है। इट मेड इंडियन आर्मी वाइजर की दीज आर नॉट मुजाहिदीन, दीज आर नॉट मिलिटेंट्स। और बाद में पता चला कि वहाँ पर एक कंपनी थी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की, पूरी कंपनी जिसकी स्ट्रेंथ इज मोर देन 100 पीपल, इट वाज देयर। और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो ट्रुप्स है, जो नॉर्दर्न लाइट एरिया का जो एरिया है वहाँ का POK के आसपास का एरिया, वहाँ के वो ट्रुप्स
जो थे वहाँ पर वो थे। तो इसलिए सबसे मुश्किल जो लड़ाई थी वो तोलोलिंग की लड़ाई थी द्रास सेक्टर में, और ये सबसे पहली लड़ाई थी। मैंने कहा कि पाकिस्तान का एम यही था कि किसी न तरह से मेन हाईवे को बाधित किया जाए, क्योंकि बाकी फीचर्स बहुत पीछे थे जिससे वो डायरेक्टली इस मेन हाईवे को बाधित नहीं कर सकते थे। तो इसलिए तोलोलिंग की लड़ाई बहुत मशहूर लड़ाई थी। लेकिन मैंने बताया कि जो टाइगर हिल थी इन कंपैरिजन, क्योंकि तोलोलिंग को जीतने के बाद जो सबसे बड़ा ऊंचा फीचर था वो टाइगर हिल था। लाइक सर पाकिस्तान से एक मैसेज भी आया था, टाइगर हिल विल बी द मदर ऑफ ऑल बैटल्स। यस ये उनका ये था कि इट विल बी द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, मतलब किसी भी हालात में हिंदुस्तान की सेना को हम इसको कब्जे में नहीं करने देंगे। बट सर कितना मुश्किल रहता है अगर कोई, ऑब्वियसली अगर मैं टॉप पे हूँ और नीचे से कोई मुझ पे अटैक करना चाहता है तो मेरे पास एक वो रहेगा, लाइक मैं आराम से अटैक कर सकती हूँ, तो आप लोग ऊपर बढ़े कैसे? बिल्कुल, क्या होता है कि जैसे जो नीचे से जाता है उसको अटैकर्स कहते हैं और वो डिफेंडर है, और नॉर्मल सिखलाई में ये बताया जाता है कि अगर डिफेंडर 1 है तो उसको हटाने के लिए 12 आदमियों की जरूरत पड़ती है। 1 रेशो इज 1:12। अच्छा, डिफेंडर है, ही कैन ऑब्जर्व यू, ही कैन फायर एट यू वेरी एक्यूरेटली, है ना, ही कैन, मतलब उसको सारे, बल्कि अगर पत्थर भी अगर वो गिराए, और आपने देखा दोज हिल्स आर वेरी बैरन हिल्स, देयर इज नो वेजिटेशन एट ऑल, बिल्कुल खड़े पहाड़ है, कैसे थे? आई मीन वो कुछ नहीं, वही तो बता रहा हूँ कि बिहाइंड दी बोल्डर्स ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो उनका स्नाइपर राइफल से आई लॉस्ट मैनी बॉयज। बल्कि एक था नायक वीरेंद्र, वो मुझे बता रहा था कि देखिए यहाँ से फायर आया, एक तरफ मैं था, एक तरफ जो मेरे सेकंड इन कमांड थे कर्नल आर विश्वनाथन, जिनको मैंने खोया। आप विश्वास नहीं करोगे, हम तीनों जब खड़े होके मुझे वो दिखा रहा था, सामने से स्नाइपर फायर आया, बीच में ये जो हवलदार वीरेंद्र था इसको लगा और वहीं गिर गया, साथ में खड़े। हाँ। तो जो आप बात कर रहे थे कि किस तरह से ऊपर हमला, आप देखिए हमले रात को ही होते हैं, जो डिप्लॉयमेंट की जगह है वो बड़ी नैरो है, अलॉन्ग द रिजीज है, अलॉन्ग द स्पर्स है, ऐसा तो है नहीं कि 100 आदमी उठ के हमला कर देंगे। वो तो 2-2, 3-3 छोटी छोटी सेक्शन, सब सेक्शन, वो प्लाटून, ज़्यादा से ज़्यादा प्लाटून के हालात में आप हमला करोगे। तो ये बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था, सबसे ऊंची चोटियों में लड़ा गया ऑपरेशन था, जिसका कि उदाहरण आज विश्व में भी नहीं है, सबसे ऊंचे में। और इस तरह जो है कि तो, लेकिन यही था कि मैं आभारी हूँ अपने उन वीर जवानों का कि इतनी सारी चैलेंजेस होने के बाद में, चैलेंजेस आप देखिए टेरेन के चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस जैसे आपने कहा एनिमी फायर के चैलेंजेस है, वो ऊपर से फायर कर रहा है, हेलीकॉप्टर उन्होंने गिरा दिया, उसके BDM मशीन गन्स हैं। चैलेंजेस आपने देखा क्लाइमेट का है, वेदर जो है वो दिन को कुछ अलग है, रात को बारिश हो रही है, -40 टेम्परेचर्स है, और खाना पाना जो आपका लॉजिस्टिक है, दैट इज़ अ वेरी मेजर इशू। आपका खाना आपके पास नहीं आ रहा, आग आप जला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, नीचे से बोरियों में चपातीस गिरी आई ऊपर, उनको गर्म भी नहीं कर सकते, मतलब इवन फॉर योर नेचर्स कॉल यू कांट गो एनीवेयर, देयर इज नो प्लेस। बिल्कुल समझ गए, कैजुअलिटीज होनी है, फॉर 1 person टू बी एवैक्यूएटेड यू नीड एटलीस्ट 6 to 8 person टू ब्रिंग हिम डाउन। सो मतलब उसको अगर कोई इंजर्ड भी हो जाता है तो मिल ही नहीं फर्स्ट एड छोटी मोटी हम देते हैं, क्योंकि वी कैरी अवर फील्ड पट्टीज वगैरह, वो हमारी अपनी एक ड्रिल है, या जहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट है, या कहीं पे डॉक्टर पहुँच पाया जाए, बट दैट इज़ नॉट एडिक्वेट। लेकिन जहाँ पर अगर गन शॉट वुंड है, अगर उसको इंजर्ड करना है ड्यूरिंग डे टाइम, it is impossible to evacuate him because he is observing you, he can fire at you very pinpoint. तो evacuation जो थी mostly it was during the night time. So these were all the odds. अच्छा, फिर expenditure of ammunition is very huge. तो you have to carry ammunition. कई बार आप बोलते हो भाई खाना पाना रहने दो, but carry the more ammunition, ऊपर करो, and then he is on the top, and then you have to go, hand to hand fight. So it is a very टफ बैटल इवन टू इमेजिन कि कैसे क्या हालात उस समय होंगे। जी, तो सर टाइगर हिल की फाइट कैसी थी उस टाइम? टाइगर हिल, जैसे मैं आपने कहा कि उन्होंने कहा कि भाई मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगी, और ये बात है, जैसे हमने तोलोलिंग पे फतेह किया, उसके बाद एक छोटा सा ऑपरेशन हमने और हम्प किया, और उसके बाद जो 0.5140 तो 13 जैकरीफ, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा और ये जो हवलदार संजय कुमार, दोनों हिमाचल के हैं, दोनों को परमवीर चक्र दिया गया था। तो ये 0.5140 और एक वहाँ पे 0.4875, ये पहाड़ियों के नाम हैं। तो टाइगर हिल का जो ऑब्जेक्टिव था, मुझे 25 जून 1919 के आसपास दिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरे पास रिकॉनेसेंस करने के लिए कम से कम बहुत टाइम था, तैयारी, प्लानिंग के लिए बहुत तैयारी था, प्रेपरेशंस के लिए तैयारी, लॉजिस्टिक के लिए पूरा टाइम था। मेरे पास 20 फायर यूनिट्स, 120 जो गन्स थी फायर की, वो थी। मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स, जो बैरल के जो हथियार होता बहुत बड़ा, वो मेरे पास था।
हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की जो टीम है जो रस्से से ऊपर चढ़ने में मदद करती है वो मेरे पास थे, इंजीनियर्स मेरे पास थे। तो लेकिन इसमें क्या था कि हमारे से पहले 8 ने वहाँ पे ट्राई की थी, लेकिन इतनी भारी मोर्चाबंदी थी जो टाइगर हिल का ये जो बहुत बड़ा फीचर है, इट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 इंटू ऑलमोस्ट 500 मीटर जो उतना बड़ा एक फीचर है। अगर आपने देखा होगा लड़ाई के टाइम आपने देखा मीडिया ने घर घर में इसको दिखाया टाइगर हिल पे बॉफर्स को जो है डायरेक्ट रोल में फायर करती हुई। तो वो दुश्मन जो था जो आपका द्रास बाउल है उसको ऑब्जर्व कर सकता था, जो मेन हाईवे आपका कारगिल टू ले जा रहा है उसको ऑब्जर्व कर सकता था, और आपको गिन सकता था कि कितने लोग नीचे से ऊपर जो है वो चढ़ रहे थे। तो इसलिए इन्होंने बोला था कि मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगी, इसको हम किसी हालात में नहीं देंगे। लेकिन मैंने सिर्फ एक ही ये किया है कि इसको मल्टी डायरेक्शनल अटैक कर दिया, और जो घातक थे मेरे जिन्हों हम कमांडो कहते हैं उनको हम पीछे रेयर से, क्योंकि सामने तो बैरन हिल्स है, उनको पता है कि 8 ने भी ट्राई की थी, फिर उन्होंने मुझे फर्म बेस दिया वहाँ पर, उसके आगे मेरे को गया, तो वो देख सकते थे कि हम सामने से आ रहे हैं। लेकिन दे डिडंट नो कि एज ए सरप्राइज एलिमेंट पीछे से मैंने जो घातक प्लाटून थी अंडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और जो ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव वॉज गिवन परमवीर चक्र इन दिस बैटल, और जो लेफ्टिनेंट बलवान सिंह थी ही वॉज गिवन ए महावीर चक्र, और सचिन निबालकर वॉज गिवन दी वीर चक्रा इन दिस बैटल। और उनका जो एक हवलदार था जो उसका कमांडर था क्या नाम का यादव का, ही वॉज गिवन ए वीर चक्रा। तो घातक जो पीछे के रास्ते से जो है वो चोटी के ऊपर विच दे नेवर एक्सपेक्टेड, सो जिससे उनकी थलवली मच गई। हालांकि बहुत सारे लोकल अटैक्स काउंटर अटैक्स आए, तो 3rd और 4th नाइट जुलाई को मैंने ये अटैक शुरू किया। और व्हेन आई हैड एयरफोर्स, आई हैड आर्टिलरी, आई हैड एवरीथिंग, और घातक जो है पीछे से जो है दे कुड गेट दी फुट होल्ड, एंड दिस वॉज द बॉय हवलदार योगेंद्र यादव who fought very bravely, and he was given the highest gallantry award of Paramveer Chakra on my recommendations. He was given the and same, I think he's the youngest to win 19 years. Yeah, मेरे पास 2 साल हुए थे इसको लड़के को आए हुए। he's the youngest. हाँ, he was the youngest 19 years का लड़का ये था। तो मैंने देखा जिस तरह ये तोलोलिंग में इसने काम किया, तो मेरे बहुत सारी कैजुअलिटीज घातक की वहाँ पे हुई, क्योंकि घातक को मैंने काफ़ी बार रिसाइकिल किया तोलोलिंग में 24 दिन में, क्योंकि इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन, मुझे बहुत मुश्किलें आई उसमें। आई टोल्ड यू कि जब कर्नल विश्वनाथन था, आई वाज आल्सो इन अटैक, एंड व्हेन वी वर इन अटैक आई लॉस्ट 9 men, इवन माय ऑपरेटर जो हवलदार राम कुमार एंड एक जेसीओ सूबेदार रणधीर सिंह, वी वर क्रॉलिंग इन द फाइनल असॉल्ट, they both got this thing gunshot wound, and both died on the spot. I lost 9 men. So that's how I had seen this boy कि ये घातक से, तो घातक को मेरे को रिसाइकल करना था, so I picked up this boy for the घातक, for the तोलोलिंग, for the Tiger Hill. So he was the one who was leading. और इसके साथ के जो 6 जवान थे, I lost 9 boys at Tiger Hill. 9 boys in that battle. So he was on the lead, जो आगे लीड कर रहा था, और लेफ्टिनेंट बलवान was his platoon commander. And that is how on 3rd and 4th night of July 99 जो है ये टाइगर हिल वॉज कैप्चर्ड, एंड जो पूरा टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए इट वाज ऑन 7th and 8th July 1999 along with 8 we captured, and number of counter attacks were from the पाकिस्तान साइड। और मुझे खुशी आपको बताते हुए कि जब 4 जुलाई को हम पूछे, और जो आपने बात की कि मदर ऑफ ऑल बैटल, जो उस समय के नवाज शरीफ थे, अगर आपको याद है अगर तो वो भाग के जाके जो बिल क्लिंटन थे राष्ट्रपति यूएसए के, उनकी गोद में जाके बैठे। ही वांटेड ए फेस सेविंग, कि मुझे बचाओ करके, कि भाई ये तो गड़बड़ होगी। वो पूरा उसका जो एजेंडा था वो एक्सपोज हो गया, और इंटरनेशनल ढंग से सब उसको कहने लगे कि भाई तुम लोग अटैकर हो, ये तुम्हारी शरारत है। तो वो भाग के वहाँ गया और उससे रिक्वेस्ट किया कि अटल जी को मना लो कि कैसे न कैसे देयर इज ए सीज फायर। तो व्हेन क्लिंटन रैंग अप अटल जी वाज वेरी क्लियर, ही सेड नो क्वेश्चन, जब तक कि एवरीबडी इज किक्ड आउट फ्रॉम माय ओन टेरिटरी, तो मैं देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इवन टॉक। तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से एक यूनिलैटरल सीज फायर किया, एक तरफा सीज फायर करके आफ्टर दी टाइगर हिल। बट जी आप देखिए तोलोलिंग और टाइगर हिल का इसका जो साइकोलॉजिकल और एक स्ट्रेटजिक जो एक फ़ायदा मिला, कि जो बाकी दूसरे ऑपरेशन थे मशको, बटाले, कारगिल और आपके तुर्तुक, उनमें भी फिर देन वी स्टार्टेड गेटिंग द विक्ट्री वन आफ्टर द अदर, क्योंकि उनका मोराल तो डाउन हो गया, उनकी फ़ौज का भी, उनके देश का भी, उनके प्रधानमंत्री का भी।
और हेयर हमारे जवानों, हमारे जो ट्रूप्स थे, हमारे इंडियंस थे जो क्योंकि बैटल्स तो एवरीवन वाज वाचिंग ऑन द टेलीविजन, तो उनका मोरल वाज वेरी हाई। तो इस तरह से ये जो बैटल थी, दोनों बैटल अपने अपने हिसाब से बोथ वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक तरफ से पूरी लड़ाई में इन्होंने एक टर्निंग पॉइंट जो है वो लाया। सर इतने बहादुरी के किस्से थे आपके यूनिट के, तो आई थिंक सर यही कारण था कि योर यूनिट हैज़ गॉट द रिकॉर्ड नंबर ऑफ वीर चक्रास। सी हाँ, इट इज़ अ रिकॉर्ड अवार्ड्स जो मेरी यूनिट को मिले एंड आई सल्यूट माई मैन फॉर देम। इट इज़ देयर ब्रेवरी एंड कंट्रीब्यूशन, जिसमें एक परमवीर चक्र हवलदार योगेंद्र यादव, 2 महावीर चक्र मेजर राजेश अधिकारी और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, 2 वीर चक्र, 16 सेना मेडल्स और दूसरे, और 20 हमें जो काउंटर इंसर्जेंसी में जो हम मिलिटेंट्स के साथ लड़ाई थे मेरी कमांड में, 3 साल के कमांड में 20 वहाँ पे मिले। हाँ, तो और 3 जो है जो ऑपरेशन खुखरी, एक बहुत बड़ा हमने इंटरनेशनल ऑपरेशन देश के बाहर जाके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे, वी वर फ्लोन फ्रॉम इंडिया फॉर दैट ऑपरेशंस, वो वहाँ पे 3 अवार्ड। तो ड्यूरिंग माय कमांड 75 गैलेंट्री अवार्ड्स एंड देन वी गॉट यूनिट साइटेशन बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वेद मलिक, एंड देन वी गॉट थिएटर ऑनर कारगिल, we got a battle honors Tololing, we got a battle honors Tiger Hill. So it is a record by itself in a single operations that 52 gallantry awards my unit got. Sir, I just want to know कि जब ये वॉर होती है एंड इसके बाद जब लाइक सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ पता है कि आप लोग जीत गए हो, तो सर वो सेलिब्रेशन कैसा रहता है जब आपको पता भी है कि आपके साथ कोई था, अब वो नहीं है? लाइक बहुत से ऐसे वीर जवानों को हमने देखा ऐसे शहीद हुए, लेकिन ऑब्वियसली वो जिस कारण के लिए हुए शहीद, हम वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, बट सर क्या वो एक खालीपन रहता है उनके लिए कि नहीं? देखिए, मैंने कहा जैसे मेरे 34 रणबांकुरे शहीद हुए और हिंदुस्तान की आर्मी ने 527 रणबांकुरों को खोया और 1100 से भी ज़्यादा घायल है। उनका दर्द तो कभी ज़िंदगी भर जब तक जीवन है वो तो नहीं जाएगा, वो एक दुख और एक रंजिश हमेशा आपके मन में कहीं ना कहीं आपको कचोटती रहेगी। लेकिन खुशी भी है कि जिसके लिए एक जवान भर्ती होता है और जो एक यूनिट को टास्क दिया जाता है, जिसकी वो कसम खाता है तिरंगे के नीचे कि मैं चाहे जिस भी हालात में मुझे भेजा जाएगा और आखिर में अगर मुझे अपना जीवन भी देना पड़े तो मैं उसको भी दूंगा, अगर उस कसम को अगर वो पूरा करता है तो वो भी एक बहुत बढ़िया। और मुझे खुशी है कि वो कसम मेरी कमान के नीचे मेरे जवानों ने की, और मुझे मालूम था कि अगर ये हमले में जा रहे हैं तो हो सकता है आधे इनमें वापस नहीं आएंगे। तो वो जज्बा, जुनून और जोश, तो उसको मैं सलाम करता हूँ। और ये सब कुछ जो आज है वो सब उनकी वजह से है। लेकिन कर्नल विश्वनाथन थे, हम साथ बड़े हुए, पले पोसे, एक छोटे भाई की तरह मेरे थे, और उसके बाद उन्होंने ही कमांड टेक ओवर किसी समय में करनी थी और वो शहीद हो गए। मेजर राजेश अधिकारी, उनकी 1 साल पहले शादी हुई थी और वो 2 मैकेनाइज यूनिट के थे और अटैचमेंट में 1 साल के लिए मेरे थे, और जून में लड़ाई शुरू होगी, जून में उन्होंने वापस जाना था, वो वापस नहीं जा पाए। अपने वाइफ का उनको पत्र आया था 29 और 30 जून को, और वो हमले में था और उन्होंने कहा कि मैं ये पत्र जो है वो बाद में पढ़ूंगा, और सुबह जब वो नहीं था, जब उनका पार्थिव शरीर वापस भेजा तो वो पत्र उनके शरीर में वापस चला गया। कर्नल विश्वनाथन जो बेचारे, उनकी वाइफ मऊ में थी और वहाँ पे घर में तो उस टाइम ऐसे कोई ये मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, सैटेलाइट फ़ोन आता था, तो उन्होंने कहा कि पहले जवानों को बात करने दो, उसके बाद मैं करूँगा। जब उनकी बारी आई तो वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, वो बात नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी अनगिनत स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी यादें। और इन्फेंट्री यूनिट की खूबसूरती ये है कि वो आपका परिवार का हिस्सा है, क्योंकि हम जब से मैं कमीशन हुआ सेकंड लेफ्टिनेंट 1976 से लेके मैं उन जवानों के साथ है, और जब से वो भर्ती वो मेरे साथ है। तो हमारा जो संबंध है एक पारिवारिक है। आज भी उन बच्चों की बड़े हो गए हैं बच्चे, आज उस दुख से आज 25 साल हो गए हैं। 25 साल का सेलिब्रेशन अभी प्रधानमंत्री जी द्रास में आए थे, इसको मनाया गया, तो वहाँ पर बहुतों से मिलना हुआ। तो आज वो बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी हो गई, लेकिन वो परिवार का रिश्ता गमी में और शादियों में आना जाना उनके प्रति आज भी है। और लेकिन जिनको हमने खोया, जो आपका प्रश्न था, वो उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, उनकी भरपाई नहीं हो सकती है। उन्हीं की नहीं, बल्कि जिन्होंने अपने पिता को खोया, पति को खोया, भाई को खोया, और उसके परिवार ने भी तो बलिदान दिया, एक बहुत बड़ा बलिदान दिया, और वो तो चले गए। लेकिन जो 25 साल उन्होंने निकाले, उनका दिल जानता है कि वो कैसे निकाले होंगे। जब दिवाली होती होगी या जब दशहरा होता होगा या कोई और
इस तरह के त्यौहार होते होंगे तो वो बिना अपने उसके कैसे गुजारा करते होंगे। तो इसलिए ये तो हमेशा एक गम तो हमेशा रहेगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि एक यूनिट का नाम हुआ, उनकी एक इतिहास उन्होंने बनाया और आने वाली जो जनरेशन जो फौज में आएगी या 18 ग्रेनेडियर्स में मेरे यूनिट में आएगी, वो उनको बहुत एक प्रेरणा देगा और उनको हर साल याद किया जाएगा, हर उत्सव में याद किया जाए, देशवासी उनको याद किया जाएगा और अपने श्रद्धा सुमन देते रहेंगे। बिल्कुल सर, जब ये वॉर लाइक कंडीशंस होती है या जब ये चल रहा होता है, ऑब्वियसली उस टाइम मीडिया कवरेज इतना ज़्यादा होता है, तो सर ये जो मीडिया कवरेज होता है ये आपके लिए एज एन ये इसके कॉन्स रहते हैं ज़्यादा या प्रोज ज़्यादा हैं? मतलब मीडिया का कितना रोल रहता है? लड़ाई इसलिए भी जानी जाएगी कि मीडिया जो रियल टाइम जो कवरेज थी मीडिया की, पहली बार आप तो खैर छोटे होते, लोगों ने अपने ड्राइंग रूम्स में पहली बार देखे और लड़ाई कैसे होती है ये पूरे देश और देशवासियों में एक पैट्रियोटिज्म, एक देशभक्ति के लिए, एक राष्ट्रभक्ति के लिए और एक इकट्ठे होने का जज्बा, सब धर्मों से ऊपर उठकर, जाति पाति से उठकर, और जो फरवर और जो लहर उस टाइम थी, जगह जगह सैनिकों के लिए तोरण द्वार लगते थे और मिठाइयाँ थी, उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था। एज ए कमांडिंग ऑफिसर मेरे पास हज़ारों लेटर्स देशवासियों के, बच्चों के लेटर आते थे हमको मोरल बूस्टिंग के लिए और धन्यवाद करने के लिए। तो एक देश में ये तो खूबसूरती है हिंदुस्तान की कि एक जो रैली राउंड जो है वो सारा देश ऐसे समय पर इकट्ठा होता, तो उसके लिए एक मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। और ये भी मीडिया दिखाता है कि किन कंडीशंस में लोगों ने लड़ाई लड़ी, अदरवाइज बहुत सारे लोग तो इसको परसीव ही नहीं कर पाते कि कैसे रही। आपने आज टाइगर हिल बोलिए तो सब बच्चों को मालूम है, वहाँ पे वो गन्स फायर कर रही हैं, दिखाते हैं कि उसकी हाइट क्या थी, वहाँ पे मौसम क्या था, पत्रकार थे, चाहे वर्षा दत्त थी या चाहे गौरव सावंत थे, वो बहुत सारे पत्रकार थे जिन्होंने वहाँ पे समय निकाला। और दूसरा ये है कि इसका साइकोलॉजिकल भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है कि जब आप देखते हो विक्ट्री होती है, देशवासी बड़े खुश होते हैं, उससे सेना का मोराल भी बढ़ता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो है वो डाउन होता है। और कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पे भी एक ऐसा वो बन जाता है, हालात बन जाती है कि जैसे कि पाकिस्तान को पूरा आइसोलेट कर दिया इंटरनेशनल पावर्स ने कि यार ये तो इन्होंने गलत किया है। और ये भी एक मीडिया की ताकत है। तो इसलिए मीडिया जो आपके हीरोज़ हैं, चाहे कैप्टन विक्रम बत्रा हो, लेफ्टिनेंट बलवान हो, हवलदार योगेंद्र यादव हो, लेफ्टिनेंट सचिन हो, या दूसरे भी अनुज नायर हो, या बहुत सारे अनगिनत जो युवा हैं या जो हमारे हीरो हैं जिन्होंने किया है, तो उनके बारे में भी वो जानते हैं कि किसने कौन से लड़ाई में, उनके यूनिट्स के बारे में वहाँ पे जानते हैं, उनकी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्या रही है, उनकी वीरता की गाथाओं को आपके घर घर तक पहुँचाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पैट्रियोटिज्म और देश को जो इकट्ठा करता है, तो उसमें भी मीडिया का बहुत बार। लेकिन जहाँ दूसरी बात रही कि हाँ कई बार थोड़ा अब बोर्ड भी हो जाता है, कुछ एक चीज़ें जो है वो लाइव नहीं दिखाने चाहिए क्योंकि स्ट्रेटेजिकली उसका नुकसान भी होता है कई बार। सर ये जो देश में अपनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इसके अलावा आपने श्रीलंका में अगेंस्ट द LTT ग्रुप्स, इसके अगेंस्ट भी लड़ाई करी है, जो आप मेंशन कर रहे थे अभी ऑपरेशन खुखरी। तो सर ये नहीं, सब वहाँ पे ऑपरेशन खुखरी तो श्रीलंका में नहीं था, पर इसके अलावा भी सर आपने काफ़ी जो है इंटरनेशनल लेवल पे या बहुत सारे ऐसे पीस कीपिंग मिशंस के भी आप पार्ट रहे हैं। सर वो इन वॉर्स से कितना अलग रहते हैं वो? नहीं, देखिए वो अलग अलग हैं। अब जो यहाँ की, अब आप कश्मीर की लड़ाई ले लीजिए काउंटर इंसर्जेंसी के, उसमें फॉरेन टेररिस्ट भी हैं, लोकल टेररिस्ट भी हैं। फॉरेन टेररिस्ट का लड़ाई का लड़ने का तरीका अलग है, लोकल टेररिस्ट का लड़ने का लड़ाई अलग था। जो श्रीलंका में लड़ाई हुई थी और 1987 से लेके 1990 तक, 1997 से 87 से 1990 तक मार्च में विड्रॉ किया। और वहाँ पे जो लिटे थे, जिनको लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलाम बोलता था, ये उनके अगेंस्ट, पहले तो हमारे मित्र ही थे, हमारा काम था कि उनको एक समझौते के तहत एक अकॉर्ड हुआ था, श्रीलंका और इंडिया के बीच में अकॉर्ड हुआ था, और राजीव गांधी जी की सरकार थी, वहाँ जयवर्धना जी की सरकार थी, और बाद में वही लिटे हमारे अगेंस्ट हो गए। और इसमें हमको तकरीबन 1100 जो हमारे सैनिक हैं हमको इस लड़ाई में खोने पड़े। जो लिटे की लड़ाई थी वो बिल्कुल बहुत मुश्किल लड़ाई थी, मैं कहूँगा कश्मीर से भी मुश्किल लड़ाई थी, क्योंकि जो वहाँ के जो लिटे जो थे वहाँ पे जो भी थे, वो तो साइनाइड कैप्सूल अपने गले में रखते थे। जब भी हम उनको घेरते थे तो साइनाइड कैप्सूल खा के वो कभी लाइव सरेंडर नहीं करते थे,
और वहाँ जितने भी उनके ऑपरेशंस होते थे, चाहे आईडीज़ का लगाना था, चाहे जो भी करना था, आत्मघाती दस्ते वो आपके कैंप में टकरा जाएंगे, आपके साइकिल में आईडी लेके साइकिल में घुस जाएंगे। तो इस तरह से लिट्टे की लड़ाई तो बहुत मुश्किल थी कश्मीर की लड़ाई से। जो हाँ, कश्मीर वाली लड़ाई अलग थी। और हाँ, इसके लिए भी मुझे अवार्ड दिया गया। और वो मैं उस समय यंग कंपनी कमांडर था। हमारी यूनिट जो है जाफना के पास, वहाँ पे कोकोविल और अन्नाकोटाई का इलाका है, उस इलाके में थे। और तकरीबन साल भर हमारी यूनिट रही। और सबसे लास्ट में विड्रॉ करने वाली हमारी यूनिट थी, क्योंकि बाद में सरकार बदली हो गई और तो फैसला ले लिया गया कि भाई वहाँ और वो भी नहीं चाहते थे जो नए वहाँ के प्रेसिडेंट आए कि ये इंडियन IPKF वहाँ पे रहे, तो हमारे को वहाँ से वापस आना पड़ा। और लेकिन बहुत मुश्किल लड़ाई जो थी वहाँ पे ये लड़ी गई। और बहुत सारे ऑपरेशंस हमने लिट्टे के बरखिलाफ़ किए। और जहाँ तक आपने कहा कि जो UN मिशन में जो किया गया, वो भी कारगिल लड़ाई के बाद जो थे, मुझे दिल्ली बुलाया गया और पल्टन ने अच्छा काम किया था, इसलिए UN मिशन में मुझे लेबनान भेजना था। लेकिन इन द मेन टाइम हमारी एक यूनिट थी 58GR जो कि सिरालियोन में थी। और वहाँ पे एक गृह युद्ध जो है वहाँ शुरू हो गया सिरालियोन में, गृह युद्ध वहाँ पे। और UN मिशन के लोग वहाँ थे, जो वहाँ के रेबल्स थे, उनको RUF कहते हैं, रेवोल्यूशनाइज यूनाइटेड फ्रंट, वो रेबल्स थे। वहाँ की सरकार थी वो बिल्कुल उनको मतलब ना होने के बराबर थी। और पूरा कंट्रोल जो था वहाँ पे सिरालियोन में रेबल्स का था। जो हमारी यूनिट थी 58GR, उसके 21 जवान को इन्होंने हॉस्टेज बना लिया था। और एक जो कंपनी थी तकरीबन कैलाओन में, उसको घेराबंदी कर ली थी, स्कूल में बिल्डिंग थी। और उस हालात में जब दिल्ली में ऐसी आफत हो गई और ज़्यादातर इंडियंस थे इसमें, और तो ये सरकार ने फैसला किया कि जो 18 ग्रेनेडीज़ है लेबनान नहीं जाएगी और वहाँ जाएगी। और मैं एक हफ्ते के नोटिस पे वहाँ गया, केवल एक हफ्ते में। और वहाँ जाके एक बहुत बड़ा ऑपरेशन खुखरी, और हमारे जो फोर्स कमांडर थे जनरल विनय जेटली, और इसमें नाइजेरियन भी थे, घानियन भी थे। लेकिन मेजर रोल जो था हमारी जो इंडियन के एक एयरफोर्स के हमारी टुकड़ी थी, एविएशन की एक टुकड़ी थी हमारे साथ। और 58GR मैंने कहा जो यूनिट हमारे से पहले थी, और 18 ग्रेनेडियर्स हमारा जो रोल था वो बहुत महत्वपूर्ण था। और जिसमें हम सब ने मिलकर जो है इन 233 जो भी ये UN पीस कीपर्स थे उनको लाया, और उनको उनके चुंगल से वहाँ से निकाल के लाए। और उसके बाद वहाँ पे ये तो पीस कीपिंग का काम था। और हमारा जबकि पीस कीपिंग में मैंडेट ये होता है कि आप पीस रखोगे, यू आर नॉट सपोज टू फाइट। बिल्कुल। लेकिन फिर इसमें हमने फाइट भी वहाँ किया, और जो रेबल्स थे उनके साथ लड़ाई भी लड़ी। और बाद में मेरी यूनिट की वजह से वहाँ पे हमने नेगोशिएशंस उनके साथ किए। और वहाँ पे क्योंकि इट वाज ए बैटल टॉर्न कंट्री, तो वहाँ पे रिफ्यूजीज़ थे, विडोज़ थे, ऑर्फन्स थे, वहाँ पे कृषि नहीं होती थी, NGOs नहीं जाते थे। मेरी यूनिट एक जगह थी माइल 91 विच वाज नेक्स्ट टू दी जो ये रेबल्स ग्रुप थे, ये सारे करके उनके साथ नेगोशिएशंस करके वहाँ पे मैंने बहुत सारे स्कूल भी खोले, रिफ्यूजीज़ कैंप भी खोले, बच्चों के लिए ऑर्फनेजेस भी खोले। छोटे छोटे बच्चे कोई पढ़ाई करते, NGOs डर के मारे नहीं आते थे क्योंकि रेबल्स था, हमने उनको सिक्योरिटी भी दे दी। तो इसलिए पूरा पीस का, शांति का वातावरण किया। और जो UN की तरफ से जितने भी वहाँ पे UN पीस कीपर्स के कंट्री थे, बहुत 7-8 कंट्रीज़ की और भी सेनाएँ थी, और UN की तरफ से फोर्स हेडक्वार्टर की तरफ से मुझसे रिक्वेस्ट किया गया कि यार ये इंडियंस का स्टाइल हम मान गए, तुम लड़ाई भी लड़ते हो, तुम नेगोशिएट भी करते हो और पीस बिल्डिंग भी करते हो, तो उसके ऊपर आप एक सेमिनार करिए, पूरे जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं, क्यों उनके कल्चर में ये चीज़ें नहीं हैं, ये हिंदुस्तान के कल्चर में ये सारी चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं। तो हमें ये एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स थे सबके साथ, और बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि देखिए ये पीस कीपिंग भी जानते हैं, अपने लोगों को छुड़ाना भी जानते हैं, लड़ाई करना भी जानते हैं, और सबके साथ बेहतर तालमेल भी रखते हैं। और जिसकी वजह से वहाँ पर जो पीस है वो वहाँ पे रिटर्न हुई। और जो कहलन में जो जिनको घेरा सीज कर रखा था, पूरे एफर्ट्स किए गए, मतलब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए गए बड़े ऊंचे स्तर पर। जब 2 महीने तक वो सीज रहा, और बाद में उन्होंने बल्कि जो कैजुअलिटीज़ अंदर को बीमार हो जाए उसको भी बंद कर दिया, लॉजिस्टिक भी उन्होंने अंदर से अंदर लाने के लिए बंद कर दिया। देन वी हैड टू कैरी आउट दिस ऑपरेशन खुखरी विच वॉज ए ऑपरेशन एट ए इंटरनेशनल लेवल, एंड इन विच ऑल दिस 233, जिसमें से 11 फॉरेन ऑब्जर्वर्स थे, बाहर के कंट्रीज़ के थे। लेकिन फॉरेन का आप जानते हैं कि इंग्लैंड की तरफ से हेल्प हुई, लेकिन दे सेड कि उनके पास चीनी को हेलीकॉप्टर था, वील ओनली गिव यू द हेलीकॉप्टर जस्ट फॉर 1 सॉर्टी, लेकिन आपको हमारे बंदे को पहले बाहर निकालना पड़ेगा।
and thereafter they didn't make their helicopters available. Has to up to our जो helicopter के जो Air Force के हमारे वहाँ पे जो लोग थे Indian helicopters, Air Force. हाँ, even my company was ग्यून में पैरा ड्रॉप की गई, और जो हाईवे है तकरीबन 300 किलोमीटर अंदर जंगल में जाके माई व्हीकल, जो मेरे साथ आगे वाले व्हीकल थे, वी वर एम्बुश्ड, क्योंकि रेबल्स हैं वहाँ पे, देयर वाज नो लॉ एंड ऑर्डर। और बल्कि मैं उनके एरिया में नेगोशिएशन करने गया जो उनका फोर्स कमांडर के साथ था, बल्कि मेरे इंडियन आर्मी के बोले कि यार तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे को भी ये होस्टेज बना के बैठेंगे। बट दैट वाज द ट्रस्ट वी बिल्ट अप विद दोज RUF लीडर्स, एंड दैट इज़ हाउ दी द पीस प्रिवेल्ड एंड दी वहाँ पे शांति हुई, और बाद में इलेक्शंस प्रोसेस हुए, एंड देयर इज़ अ पीस नाउ। सर बट कितना डिफरेंस रहता है माइंडसेट में, लाइक जब आपको पता है अपने देश के लिए लड़ना है, मैं अपनी चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ, राइट, कि मुझे प्रोटेक्ट करना है अपनी मातृभूमि को, तो जब आप जा रहे हो, जैसे आपने कहा कि आपको बोला भी कि भाई तुम्हें भी हॉस्टेज बना लेंगे, तो वो माइंडसेट कितना अलग रहता है कि वहाँ पे क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, यहाँ पे तो ऑब्वियसली यू हैव टू डिफेंड योर मदरलैंड। नहीं भाई देखिए, फौज में तो टास्क होता है, सीधी सी बात है, जो टास्क दिया गया वो पूरा और खास करके मैंने बताया कि ज़्यादातर इंडियंस ही फंसे थे 580R, तो इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता थी। मैं तो लेबनान जा रहा था, तो वाई वॉज 18 ग्रेनेडियर सेंट टू, नेचुरली आपके अपने लोग वहाँ पे ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो और तो आपके बारे में कोई सोचा ही नहीं, तो सडनली दे रश्ड मी कि वही वहाँ जाके उनको करिए। और जो ऑपरेशंस के जैसे हमने श्रीलंका ऑपरेशन किया, तो वंस ए टास्क इज़ गिवन, अब ये टास्क कोई मेरी तरफ से बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन यू द टास्क, मैंडेट दिया है कि आपने LTT वालों को जो है उनके हथियार डलवाने हैं, अगर वो पीस से हथियार नहीं डालेंगे यू हैव टू यूज़ फोर्स। वो बागी हो गए, कहते हैं हम नहीं देंगे हथियार, तो और श्रीलंका गवर्नमेंट बोलती है भाई तुम इंडिया हैज़ गिवन है अंडरटेकिंग, तुम डलवाओ इनके हथियार, इनके अम्युनिशन लो, इनका करके अब वो नहीं देते, देन व्हाट इज़ द अल्टरनेट लेफ्ट विद यू। तो हाँ, तो वो करना पड़ा। लेकिन हर एक, जैसे मैंने कहा, श्रीलंका की वॉर वाज डिफरेंट, सीरा लियोन की वॉर वाज डिफरेंट, कारगिल वाज डिफरेंट, जो डे टू डे आज अब कश्मीर जो है आज हो रहा है, इट इज़ टोटली डिफरेंट। प्रॉक्सी वॉर है ना, पाकिस्तान एडिड वॉर है, तो हर एक उसके अपने अपने जो है इनके वो होते हैं। राइट सर, राइट सर। Sir, I recently got the honor to meet the families of many martyrs, and I met a lot of Veer Naris also. Sir, तो I was astonished to see कि जो military families है या army, defense ने एक वो पूरा ना अलग ecosystem बना के रखा है, मतलब हर family दूसरी family को जानती है, वो एक support system inbuilt है आर्मी का। लेकिन सर क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना सपोर्ट है? नहीं देखिए, जैसे कारगिल की वॉर रही या बाकी, देयर इज़ ए सिस्टम, ऐसा नहीं है हमारा देश किसी की भी सरकार रही हो, हर सरकार ने पूरी कोशिश की गई है कि जो हमारे मार्टियर्स हैं, हमारे वीर नारीज हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे जो है दे आर लुक्ड आफ्टर। और आप देखना कि अगर कोई मार्टियर्स, जैसे मैंने कहा 527 शहीद हुए राइट कारगिल वॉर में, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की तो है ही है, प्रदेश सरकार की भी है, भारतीय सेना की भी जिम्मेवारी है। जैसे मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स हैं, मैंने उस जब कैजुअलिटीज़ होती हैं तो वो तो दे आर इन ए डिस्ट्रेस, दे आर इन ए ट्रॉमा, जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, मैंने घर घर में अपनी टीमें भेज के उनसे आपका जैसे पेट्रोल पंप के लिए फॉर्म भरवाए, गैस के लिए फॉर्म भरवाए, दिल्ली में इंदिरा आवास योजना का चल रहा था उस टाइम करके, उस योजना के लिए फॉर्म भरवाए। तो हमारा एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है, और आज भी मैंने कहा कि हम उन फैमिलियों से जुड़े हुए हैं देख के। तो देयर इज़ ए कंप्लीट इकोसिस्टम पूरा करके, जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दूसरी, हाँ इसमें बहुत गुंजाइश है कि और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, और सब कोई कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जो पहले एक्स ग्रेशिया ग्रांट मिलती थी, उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। आजकल लिबरलाइज पेंशन मिलती है, अगर कोई एक्चुअल कॉम्बैट में मारा जाता है तो जो उसके पति को उसमें जो पे मिलती है वो भी उसी समय तक मिलेगी जब तक उसने रिटायर होना था। तो एक लिबरलाइज्ड पेंशन मिलती है, कैंटीन की फैसिलिटीज़ मिलती है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलती है, स्कूल में फ्री एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपके प्रोफेशनल और जितने कॉलेजेस हैं, चाहे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है या दूसरे और कई चीज़ें, वहाँ पे आपको कई सुविधाएं और रिजर्वेशंस मिलती है। तो मतलब एक सिस्टम है पूरा किया हुआ, एंड इट इज़ वेरी वेल रिटन एंड वेरी वेल नोटिफाइड कि इस तरह से करना है। और इसी तरह क्योंकि मेरा परिवार के लोग घायल हुए हैं, जैसे जो मेरे 34 जवान हैं, तो इट इज़ माई पर्सनल एक अटैचमेंट है परिवार के प्रति। अगर आपका परिवार का है तो आई हैव बीन मॉनिटरिंग देम ऑल्सो। आज भी हम पूछते हैं, आज भी वो रिंग करती हैं कि हमारे को ये समस्या हो गई, अभी ये प्रॉब्लम हो गई, अभी ये हो गई, कैसे करें, क्या करें। तो वो एक मेरे ख्याल बिल्ट इन भी हैं, और हमारे
एक मेंटली भी एक है हमारे इमोशनल एक रिलेशनशिप जो है Right. वो भी एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। सर, यू ऑल्सो ट्राइड योर लक इन पॉलिटिक्स, आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करा। जी तो जी। सर उसके पीछे क्या कारण था? लाइक नहीं आप पॉलिटिक्स के सिस्टम पीछे में कुछ नहीं बेटरमेंट नहीं नहीं चाहते नहीं, थे? अब देखो रिटायर तो होना ही था। मैं 2010 में रिटायर हुआ और उसके बाद मैं 4 साल जीएम एडमिनिस्ट्रेशन रोहतांग टनल रहा, जो हाँ कि जी, हाँ बड़ी जी, हाँ स्ट्रेटेजिक जी, टनल है, हाँ आप जी। ने देखी होगी। और उसके बाद मैं चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सक्यूटिव कॉरपोरेशन का रहा। और ये मेरे स्वभाव में रहा है शुरू से, जैसे मैं पटवारी रहा हूँ तो लोगों से मैं टच में रहा हूँ। हुँ, अच्छा, फिर जैसे मैंने बताया आपको सीरा लियोन में जो है सिविलियंस के बहुत सारे हमने कार्यक्रम किए हैं। अच्छा, फौजियों के लिए वीर नारियों के प्रति एज ए सीएमडी हिमाचल में हमारे तकरीबन बहुत 10 से 11 लाख का बहुत बड़ा परिवार है, उनसे मैं टच में हूँ। हुँ, और बहुत सारे सोशल कामों में भी मैं लगा रहा हूँ, चाहे हमारे फार्मर्स के लिए एक नया लैंड एक्विजिशन एक्ट आया है उनके लिए करके, उसके प्रति उनको अवेयरनेस करने और उनका हक दिलाने के लिए लोगों के बीच में रहा। और मेरे स्वभाव में भी है कि लोगों के बीच, और हिमाचल तो एक पहाड़ी इलाका है, आपने देखा ट्राइबल इलाका है, डिफ़िकल्ट इलाका है। और फ़ौज ने बहुत कुछ दिया। और एक जो फर्स्ट इनिंग थी, ठीक है, एक अच्छी हो गई। सेकंड इनिंग इसलिए नहीं कि मुझे कुछ व्यक्तिगत चाहिए थे, क्योंकि आपके बिल्कुल। पास एज है, हुँ, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप में वो एप्टीट्यूड है। और फौजी में 2-3 चीज़ें बड़ी आम होती है। एक तो डिसिप्लिन, फौजी डिसिप्लिन होगा, फौजी में कैरेक्टर होगा, और फौजी में ऑनेस्टी होगा, पैसा नहीं होगा। ये 3 चीज़ें उसके पास ज़रूर होगी, और उसके हुँ, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो और मेरा ये भी मानना था कि अगर आप कोई बहुत बड़ी चीज़ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ौज में तुम एमपी बनो और एमएलए बनो तभी कभी काम हो सकता है। तो आप एज़ ए नॉर्मल सिटीज़न भी, और बहुत अच्छे लोग हैं जो नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कोई चीज़ इफ़ेक्टिवली करना चाहो आज के दिन में, पॉलिटिक्स में एक बड़ी साफ-सुथरी, स्वच्छ राजनीति के माध्यम से अगर आप करना चाहो, राइट, तो राइट, वो राइट। एक ऐसी इच्छा थी कि वो की जाए। और मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने जब हमारे जो पूर्व में रहे हमारे राम स्वरूप जी, उनका निधन हुआ था, तो यहाँ बाई पोल्स हुए 2021 में, राइट। और लोगों ने बड़ा साथ दिया। मुझे तो 20 दिन मिले इलेक्शंस के लिए, मुझे तो नहीं मालूम था, पर इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, बल्कि वर्ल्ड की सबसे वर्ल्ड की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी। हाँ, तो इसने हुँ, मुझे ये दिया कि आप ये लड़िए। और मैं लड़ा। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि मेरा लड़ाई प्रतिभा सिंह जी से थे, जो हाँ कि जी, हाँ जी सर। मुख्यमंत्री जी का कुछ महीने पहले देहांत हुआ था, और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा नाम था, और लोगों की सहानुभूति थी। और उस सहानुभूति के बाद नितेश जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 7,400 वोटों के अंतर से आ रहा हूँ। हाँ जी कहने का सर। मतलब है कि अगर इसमें मेरे को 3800 अगर वोट और आ जाते, या 10 दिन और हाँ मिल हाँ जाते हाँ हाँ, कैंपेन या के। कैंपेन के लिए, मतलब एक दिन भी मुझे पर कंस्टिट्यूंसी नहीं मिला, और समय बहुत बड़ा कम था, फिर भी मैं बहुत आभारी हूँ। और मंडी तो सर सबसे बड़ी सबसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी है, राइट। मंडी कंस्टिट्यूंसी है। आप देखिए कहाँ लाहौल है, कहाँ किन्नौर वही है, सर, बहुत बड़ा कहाँ एरिया है। भरमौर है, आपका हुँ, देखिए कहाँ करसोग है, कहाँ आपका सराज है, कहाँ लाहौल स्पीति है। बहुत मुश्किल थी। तो 20 दिन में फिर भी लोगों ने मैं बहुत साथ दिया, और मैं हमेशा जीवन भर उनका आभारी रहूँगा कि उन्होंने बहुत बड़ा साथ मेरे साथ दिया। तो इसलिए मुझे लगा कि ये मेरे स्वभाव में भी है, और हुँ, मैं कर पाऊँ। तो इसलिए बिल्कुल मैं इसलिए राजनीति में आया। और प्रधानमंत्री जी कारगिल के टाइम तो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो कारगिल में आए, वो हिमाचल के प्रभारी थे। अच्छा साथ में, हाँ, हुँ, मुख्यमंत्री हमारे धूमल जी थे, उनको लेके भी आए। और वहाँ पे हौसला देखिए, मतलब उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं थे, ना उनको मालूम था प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर भी वो आए। और इसलिए रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 2013 में रेवाड़ी में एक बहुत बड़ी पूर्व सैनिकों की सबसे पहली रैली की थी। जब अच्छा। वो प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी एक रैली की थी, मैंने भी उसमें अटेंड की। और सबसे पहली जो घोषणा उन्होंने ये की थी कि 1 रैंक 1 पेंशन को मैं पूरा करूंगा, और उसको उन्होंने पूरा किया है। आज उससे बहुत सारे लोग जो है लाभान्वित हुए हैं। तो इस तरह से ये सारा जो एक आइडियोलॉजी है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, और देश किस तरह से सशक्त हो, मजबूत हो, और किस तरह से आप 2047 के लिए हम चाहते हैं कि एक आत्मनिर्भर भारत बने। तो उसके लिए एक हम भी चाहते हैं कि एक सकारात्मक तरीके से, ईमानदारी के साथ उसमें कार्य करें। तो सर अभी जब मंडी से सीट मिली रिसेंटली इलेक्शंस में,
तो सर आपको नहीं मिली, तो वो कंगना रनौत जी को मिली। तो सर उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? नहीं, देखिए रिएक्शन बड़ा साफ था। मैं तो 2014 में भी मेरा नाम पैनल में था, 2019 में भी पैनल में था। तो रिएक्शन तो उस टाइम भी था, तब भी हमने बड़ी खुशी से रामस्वरूप जी का काम किया, दोनों बार उनको जिताया, पार्टी के साथ रहे और अभी भी पार्टी के। कंगना रनावत जी को अब ये हमारे सोचने का विषय ही नहीं है, ये अब ऊपर का है, हाई कमांड का। अब एक मैं तो फौजी हूँ, डिसिप्लिन के नाते जो हुक्म दे दिया गया, अब वो उन्होंने अपनी सोच समझ करके एक बार जो उनको दे दिया, तो हमने कंगना रनावत जी का पूरा भरपूर समर्थन किया और वो जीती भी हैं। तो ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हमारी हार बहुत कम, इतनी कम हार जो है आज तक मंडी कंस्टिट्यूंसी में नहीं हुई है। बिल्कुल सर, जो कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे वो भी बहुत ज़्यादा से, प्रतिभा जी हारी हैं, वीरभद्र जी हारे हैं, सुखराम जी हारे हैं, बड़े बड़े जो धुरंधर रहे हैं मंडी के वो भी हारे, पर इतने कम वोटों से आज तक कोई नहीं हारा। और मुझे तो उसी चीज़ की खुशी है। और मैं जितना भी मेरे से एक्चुअली नीड आपके जैसे लीडर्स की ज़रूरत है सर पॉलिटिक्स को। नहीं, ये तो अब क्या बोल सकते हैं, मैं व्यक्तिगत तो नहीं होना चाहिए, पर मैं इतना मान रहा हूँ कि साफ़ सुथरी और एक ईमानदार की राजनीति की आज बहुत ज़रूरत है। और ताकि जो आज देश में जो बहुत जो बदहाली है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, बहुत सारी चीज़ें करने को है। और विश्व में आज देखिए इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छे पायदान पे है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है, युवा जो है, उनको किस तरह से एक अच्छे मार्ग पे डाला जाए। सर आपने बताया आप जीएम थे जब ये रोहतांग टनल का कंस्ट्रक्शन था, एंड आपने ये भी बताया कि आप फार्मर्स के संघर्ष समिति के भी आपने हेड करा है इसको। तो सर जो ये 4 लेन में भी बहुत ज़मीनें गई हैं किसानों की, राइट, एंड ऑब्वियसली 4 लेन से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का बेटर ही हो रहा है, एंड ये टनल्स बन रही हैं तो कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं देश के लिए अच्छा ही है। पर सर इसके रेपरकशंस जो हैं, जो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं एनवायरनमेंट पे या इस सब पे, इस पे आपका व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? नहीं, देखिए मैं कहूँगा, जैसे आपने बात रोहतांग टनल की क्योंकि कारगिल की लड़ाई में मैं खुद था। उस समय हमारे पास जो जोजिला पास का जो था इलाका, वही एक इलाका था वहाँ से हमको लॉजिस्टिक भेजने के लिए, और उस टाइम एफर्ट्स जो बाई एयर थे। आज गलवान में क्या हो रहा है ना, तो अगर हमारे पास अगर ये रोहतांग ना होता तो गलवान के लिए भी हमारे को लॉजिस्टिक भेजना बड़ा मुश्किल होता, एफर्ट्स करते। और आज हमारे पास कम से कम 2 एक्सिस हैं। अभी आप देखिए रोहतांग टनल बन गई, शिंकुला टनल पे काम हो रहा है, जोजना टनल पे काम हो रहा है, काफ़ी काम हो चुका है। तो देश की रक्षा और स्ट्रेटेजिक जो एक महत्व है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक इसका जो आपने कहा इन्वायरमेंट का इश्यूज़ है, वो भी एक बहुत बड़ा लाइव इश्यूज़ है आज के लिए। हाँ, बहुत है, क्योंकि आप देखिए जो बाढ़ आई हिमाचल में, बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे आपने देखा, ये सारी मैन मेड हैं, ज़्यादातर तो मैन मेड है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा रियलिस्टिक जो है ना, एक बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि विकास भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास एक ही एक्सिस जोजिला हो तो हम आप देखिए दोनों तरफ से हमारे पाकिस्तान, एक तरफ से चाइना बैठा है, तो वो बहुत ज़रूरी है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से करना, एक बैलेंस बना के आपको चलना है। मतलब आप एक्सट्रीम नहीं कर सकते। आपको जो ये फ्रेजाइल हिमालय है हमारा, ये बहुत फ्रेजाइल है। और इसके लिए जो आप देखेंगे कि आने वाले समय में शिमला में क्या हुआ, आप देखिए कितना बड़ी त्रासदी हुई, कितने लोगों को हमको खोना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की अवेयरनेस है, ताकि लोग नदियों के किनारे ना जाएं। लोग नदी नालों में आजकल हर तरह से घर बना रहे हैं। और जैसे कि ये 4 हाईवेज़ बन गए हैं। हिमाचल तो छोटी सी जगह है, तो देखा जाए तो कोई नई टेक्नोलॉजी से आप नए ढंग से बना देते, आपने इन पहाड़ों को छेड़ दिया है। लेकिन चलो ठीक है, एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी बन गया है। लेकिन हिमाचल के लिए अलग से आपको सोचना है, क्योंकि ये डिफरेंट है। आप देखिए आजकल वहाँ पे उत्तराखंड में क्या हो रहा है, वहाँ पे वो भी पहाड़ी इलाका है। तो इसलिए एक बैलेंस जो है, इसके ऊपर बहुत गहरी चिंतन किया जाना चाहिए, स्टडी की जानी चाहिए। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट अगर कल दिन ख़त्म ही हो जाएगा, हमारा इन्वायरमेंट ही कल दिन ख़त्म हो जाएगा, तो जो पूरा इकोसिस्टम है वही ख़त्म हो जाएगा, तो आप कैसे कर पाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं से आपको डेवलपमेंट के लिए, जैसे रोड्स हैं वो तो खुल नहीं है, क्योंकि जब तक रोड नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं आ सकती। तो समवेयर यू हैव टू मेक आउट ए बैलेंस। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और जहाँ आपने दूसरी बात की कि जो संघर्ष समिति की बात की, क्योंकि
2013 में, अगर आपको याद हो, केंद्र की सरकार जब 2013 थी, एक बहुत अच्छा कानून 2013 भूमि अधिग्रहण कानून जो लाया गया, लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जो जिसमें ये बोला गया था कि एक फेयर मुआवजा, फेयर कंपनसेशन किसान को मिले। क्योंकि इससे पहले जो 1889 का एक लैंड एक्विजिशन एक्ट था, वो बहुत बड़ा आर्बिट्रेरी था और उसके काला कानून कहते थे। तो इतने 120 सालों के बाद नया कानून लाए, और इस कानून को हिमाचल में पहली बार 1 अप्रैल 2015 को लगा। और इसमें मैं मोटी बात बोलता हूँ, उस टाइम वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, मैं पूरे प्रदेश का अध्यक्ष था। मैं उस सरकार से, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं डाल रहा हूँ कि कांग्रेस या बीजेपी के ऊपर, पर मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, इतना अच्छा कानून को है और समझना होने पास, बेसिकली तो ब्यूरोक्रेसी ये नोटिफिकेशन निकालती है। तो उन्होंने इसमें एक वो है कि मुआवजा जो है, क्योंकि आप पब्लिक गुड के लिए ये चीज़ें दे रहे हैं, नेशनल वेलफेयर के लिए चीज़ें दे रहे हैं, आपकी जनरेशन टू जनरेशन की ज़मीन आपकी चले, जो कि आपकी माँ है। इसलिए उसमें उन्होंने बोला था कि एक किसान को जो वहाँ का मार्केट वैल्यू है, सर्कल रेट नहीं, मार्केट वैल्यू का 4 गुना दिया जाए, क्योंकि वो ज़मीन आप हमेशा के लिए छीन रही है। और इसके लिए उन्होंने बड़ा साइंटिफिक फार्मूला सेक्शन 26 में बनाया है। लेकिन विडंबना ये देखिए, वीरभद्र सिंह की सरकार चली गई, हमारी बीजेपी की भी सरकार आई उसके बाद, हालांकि उन्होंने भी बहुत कोशिश की, गडकरी जी से कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं जो है वो दांव पेच अड़ाती है। हालांकि आज के दिन में वो मामला कोर्ट में है, लेकिन ये दुर्भाग्य है हिमाचल का और हमारे किसानों का कि हिमाचल प्रदेश में छोड़कर कहीं पे भी फैक्टर 1 नहीं दिया गया, सब जगह फैक्टर 2 रूरल एरिया में दिया गया, यानी कि 4 गुना मुआवजा लोगों को, किसानों को मिला है, भले ही सर्कल रेट का दिया हो। हालांकि सर्कल रेट का नहीं मिलना चाहिए था, उनको मिलना चाहिए, कोई बात नहीं, पर सर्कल रेट का 4 गुना पूरी सब स्टेट्स में मिल गया। सब ने गलती की थी, महाराष्ट्र ने गलती थी, हाई कोर्ट ने कहा कि आप फैक्टर 1 नहीं लगा सकते हैं, ये सिर्फ अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में नहीं है, कानून है ये। लेकिन हिमाचल की सरकार आज के दिन भी फैक्टर 1 ही है। अगर 100 रुपये की कीमत है तो 100/1 ही है, 100/2 फैक्टर 2 नहीं है। और उसमें 50% आपको सॉलिटियम मिलना था, इसलिए 4 गुना हो जाता है। तो ये बहुत, और जो इसमें कानून में प्रावधान है नए में कि उनका रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट भी की जाएगी। आज तो उनकी गिनती नहीं है, रिहेबिलिटेशन रिसेटल तो मारे जो दुकानदार है, जिनके घर चले गए या जिनकी छोटी छोटी दुकानें थी या दूसरे थे, छोटे छोटे रोजगार करते थे, उनको किसी को कंपनसेट नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं मेरे मन में ज़रूर रंज है कि कहीं ना कहीं मतलब ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने जो लीडर्स हैं या करके उस तरह से उनको नहीं है। लेकिन इन मुद्दे को लेकर हम अभी भी हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट से मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से भी कि इसके ऊपर गौर करें, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उनके पास भी कोई इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो कानून है ना, मैं कानून से बाहर तो कुछ नहीं मांग रहा हूँ कि आप नया कानून बना दीजिए या पॉलिसी बना दी। हम कहते हैं भाई फैक्टर 1 लग ही नहीं सकता, तो पूरे पूरे सारे स्टेट्स ने अपने आप को करेक्शन कर लिया, हरियाणा ने अपने आप को करेक्ट कर लिया, पर लेकिन हिमाचल में नहीं है। तो ये एक मुद्दा बड़े मेरे दिल के बड़ा करीब रहा है किसानों। ओके सर, वी होप सर हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से ये नहीं, मुद्दा बिल्कुल उठे। और मैं चाहूंगा कि ये किसी को, आई एम नॉट कास्टिंग एनी aspersion ऑन एनी पार्टी और समथिंग, मेरे ख्याल लैक ऑफ अवेयरनेस रही हो या लैक ऑफ नॉलेज रहा हो, जिसकी वजह से रहा। लेकिन ये देर सवेर ठीक होगा, बाय द टाइम इट विल बी मोर हार्मफुल। ज़्यादा पैसे उनको देना पड़ेगा, तो वो उन्होंने गेन क्या किया, सरकार ने गेन क्या किया? राइट सर, क्योंकि भाई ये तो कानून है, देना पड़ेगा, भले ही देर से दोगे आप। लेकिन मेरे से कोर्ट से भी आग्रह है कि इन चीज़ों को जल्दी करो। अब 2015 से 17 से मेरे ख्याल हम कोर्ट में 7 साल, अभी एक भी पेशी नहीं लगी। सर हमारे देश में वैसे भी जजेस की बहुत कमी है, कमी भी है, और फिर उस तरह से केसेस, जैसे अब ये बहुत फार्मर्स के प्रति केसेस है ना, तो और क्या मुद्दे होंगे, उनकी ज़मीन चलेगी। जैसे अब मैं अपने गांव की उदाहरण देता हूँ, अगर मैं ये ज़मीन, मेरा मतलब मेरी खुद की भी ज़मीन गई है, अगर मैं ये, मेरे को 4 लाख रुपए बिस्वा मिला, अगर मैं इसको बाहर बेचता प्राइवेट को, तो मेरे को 10 से 12 लाख रुपए मिलने थे पर बिस्वा। तो आप देखिए ना कहाँ से कहाँ चले गया मत करके। बिल्कुल, और विद टाइम सर वो और आज के दिन में काउंट करके वो टाइम के साथ वो वैसे भी रेट बढ़ना था। अब मैंने इसकी जगह दूसरी जगह जमीन लूंगी, तो मैं कैसे लूंगा 4 लाख में, मुझे ही 10 से 12 लाख बिस्वा मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा अन्याय है जो मुझे लगता है ठीक होना चाहिए। बिल्कुल सर, आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस कर रहे हो, तो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम
इन स्टेट्स में, हिमाचल, पंजाब, इन आसपास की स्टेट्स में, इनफैक्ट सब जगह बढ़ रही है यूथ में, दैट इज़ सब्सटेंस अब्यूज़, ये ड्रग एडिक्शन या ये सब। तो सर इस पे व्हाट डू यू थिंक, क्या होना ये चाहिए? बहुत क्या बड़ी लाइव प्रॉब्लम्स हैं और ये तो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। पंजाब में आप देखिए क्या है, हिमाचल में बहुत केसेस बढ़ बहुत गए हैं, सर। हमारे कुल्लू मंडी में केसेस बहुत बढ़ गए हैं। और ये जो चिट्टा है या ड्रग्स हैं या ओपीएम है, ये दूसरी चीज़ें बड़े आसानी से बच्चों को उपलब्ध हो रही है। और हमारी ताकत, हमारी जो पूंजी जो है वो हमारा यूथ है। राइट सर। और ये जो यूथ है उसको अब क्या बोलें, मतलब आज पेरेंट्स भी बहुत बिजी हैं, दे हैव नो टाइम फॉर द चिल्ड्रन, उस तरह से नहीं कर पाते, अगर हैं तो उस तरह से बोल नहीं पाते। हालांकि क्योंकि मेरा मानना है इसमें आपको हेल्प ले लेनी चाहिए कि अगर किसी को एडिक्शन हो गई, उनको मॉनिटर करिए, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट्स को भी इसके ऊपर एक लिप सर्विस तो है कि हम ये कर रहे हैं, ये योजना है, फलाना है, लेकिन देयर इज़ नो सीरियसनेस। एक सीरियसनेस की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भावी हम कह रहे हैं 2047 में हम एक बड़ा विकसित भारत बनना चाहते हैं, तो हमारी ताकत तो ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। और ये ड्रग्स में आज बहुत ज़्यादा है और स्कूलों में भी ये चीज़ें आजकल आ गई। तो सर व्हाट डू यू थिंक, एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ नहीं, बहुत इसमें कंबाइंड एफर्ट्स करना पड़ेगा पेरेंट्स को, जो सिटीजनरी है, सिविल सोसाइटी है, आपके स्कूल्स हैं, एनजीओज़ हैं, गवर्नमेंट है। आप यही नहीं कह सकते कि आपकी छोड़ दो, गवर्नमेंट अकेली करेगी। तो इन सब को जो है मिलके एक बड़ा कंबाइंड एफर्ट और एक एज ए मूवमेंट करना पड़ेगा कि भाई ये आता कहाँ से है, इसको कैसे स्टॉप किया जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरह से एक कंबाइंड एफर्ट करके, और जो कोशिश यही किया जाए कि उनको सुधारा जाए, रिफॉर्म किया जाए। और अगर जहाँ आपको लगता है जो ड्रग पेडलर हैं या दूसरे हैं, उनको ठीक पनिशमेंट दी जाए, एक क्योंकि है तो क्रिमिनल ऑफेंस है, आप उनको कर रहे हैं। तो यही मेरी गुजारिश है पेरेंट्स और बच्चों से कि इस लत में ना पड़ें, क्योंकि आप एक यूथ हो और देश को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, और आप हमारी पूंजी हो। और हिंदुस्तान में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की है वर्ल्ड ओवर में। तो इसलिए इसमें एक पूरा कंबाइंड मूवमेंट जो है वो देश लेवल पे, प्रदेश लेवल पे ये होना ज़रूरी है। सर मैंने एजुकेशन सिस्टम की बात जैसे करी, तो सर क्या मतलब अभी का जो यूथ है उसका आपके ख्याल से मतलब कितना पेट्रियोटिज्म हमारे यूथ में है अभी? नहीं, उसमें दो राय नहीं है कि भारत का युवा पैट्रियोटिक है, लेकिन साथ में आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ग्लोबल स्तर पे जो ग्लोबल स्पेस है वहाँ पे बहुत चेंजेस आई हैं। आज एक पूरा वर्ल्ड जो है कनेक्टेड है। अगर आप कनेक्टेड है तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो दूसरे इन्फ्लुएंसेस हैं, वो भी आपके अंदर कहीं ना कहीं आ जाते हैं, और जिससे जो पेट्रियोटिज्म है कहीं ना कहीं ये बैक सीट में आ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम अपने जो बच्चे हैं उनको ये जो पेट्रियोटिज्म की जो भावना है और एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति, और एक मोटिवेटेड रहें वो अपने देश के प्रति, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको नेशनल में हीरोज़ बनाने पड़ेंगे, बाहर से आपके लिए कोई लड़ाई लड़ने नहीं आना पड़ेगा। आपके जो रियल हीरोज़ हैं उनको आपको जो आपका इंटरेक्शन है या आपका एक्सपोज़र है उनके साथ देना पड़ेगा। आप देखिए कितनी लड़ाइयाँ 1947 से लेके 1965, 62 करके बहुत अलग अलग क्षेत्र में हीरोज़ हैं, लेकिन इन युवाओं का पेट्रियोटिज्म के प्रति, देश के प्रति ये करने के लिए उनका इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि कमी नहीं है पेट्रियोटिज्म की, लेकिन इसको कहीं ना कहीं बच्चे आज इसमें थोड़ी दूरी भी मना रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी जॉब्स की प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, और अपना मटेरियलिज्म की वर्ल्ड है, उसी को सक्सेस जो अचीवमेंट करते हैं उसी को सक्सेस मानते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपोजर हम रियल हीरोज़ के साथ नहीं करते, उनको सही एजुकेशन हम नहीं दे पाते, या उस तरह से कोई हमारा स्ट्रक्चर्ड वे में उनको साथ में इंटीग्रेट करने का कोई सिस्टम। बुक्स में सर वो सोल्जर्स की हीरोइज्म की बात ही नहीं है कहीं पे। बिल्कुल, मैं तो ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि जो करिकुलम है बच्चों का, उसमें जितनी भी बैटल्स हुई हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं या हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, या आप देखिए हमारे 21 परमवीर चक्र हैं, या वो हैं, या बल्कि मैं तो कहूँगा कि 3rd क्लास ऑनवर्ड्स जो है आप इसको करिकुलम में शामिल करिए,
बच्चों के जो एनसीसी है उसको बढ़ाइए आप, मतलब उसके 6 से ऑनवर्ड कंपलसरी कर दीजिए एनसीसी। गर्ल्स को एनसीसी में डाल दीजिए, क्योंकि आज देखिए मोलेस्टेशन के केस, रेप के केस दूसरे वो बढ़ रहे हैं, तो आप उस तरह की उनको ट्रेनिंग दीजिए। आपके जो करिकुलम है, बुक्स हैं, उनमें आप इंट्रोड्यूस करिए। तो इस तरह से आर्मी के साथ इंटरेक्शन रखिए, कोई जैसे समर कैंप्स लगाइए फील्ड में भी और पीस स्टेशन में भी, ताकि वो देखें कैसे फ़ौजी रहते हैं, कैसे डिसिप्लिन होता है, क्या होता है। तो इस तरह से एक बड़ी कोहेसिवनेस की और एक एफर्ट्स की बहुत ज़रूरत है, जिसमें कि ये पेट्रोटिज़म की भावना को और नेशन फर्स्ट की जो भावना को है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उनको एक्सपोजर ही नहीं देंगे, आपके करिकुलम में शामिल ही नहीं है, तो वो बच्चे कैसे सीख पाएंगे। अदरवाइज़ उनमें बच्चों की कमी नहीं है, भाई कमी ये है कि हमारा जो सिस्टम है या हम है, वो उस तरह का एक्सपोजर जो है हम उनको आज नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। बहुत सारी फिल्म जो हैं आर्मी के बारे में या इस तरह की बहादुरी के जो किस्से हैं उसके ऊपर बनाए। आप देखिए वॉर मूवीज़ कितनी कम है हिंदुस्तान में, बहुत कम है। अगर आपके बच्चों को पूछिए भाई कारगिल कहाँ है, वो आपको नहीं बता पाएगा कि नक्शे पे बता दे कारगिल कहाँ है। ठीक है, किसी अगर मैं 21 परमवीर चक्र के बारे में कुछ पूछूँ, 3-4 के नाम के आगे वो नाम नहीं ले पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़, ये पहल जो है कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देश में योद्धाओं की ज़रूरत है। आपको बाहर से नहीं आएंगे, इन्हीं में से पैदा करने पड़ेंगे लड़ाई के लिए। और लड़ाई ऐसा नहीं है कि ये कोई स्विच का बटन है कि ये दे दिया और वो चढ़ गए। उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है आपको, साथ में इंटीग्रेट करना पड़ता है, उनकी मोटिवेशन करनी पड़ती है। आपका खुद का कैरेक्टर बहुत बड़ा एग्जाम्पलरी होना चाहिए। आप रोल मॉडल, उनके रोल मॉडल बड़े अच्छे होने चाहिए। उनके किस्से, उनके कहानियाँ, उनकी स्टोरी, ये सारी उनको बताई जानी चाहिए। तो ये कि बड़ी मुहिम का हिस्सा है, मैं समझता हूँ इसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वी रियली विश सर कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू सर ये मैसेज सोसाइटी तक ज़रूर जाए। आई विल बी ग्रेटफुल। यस सर, बिल्कुल सर। एंड वी आर ग्रेटफुल दैट आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच।